तो भाई आज सेल से चालू करना है। सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, इस बात को गौर से देखा जा सकता है। सेल को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सेल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिना सेल के एग्जिस्ट करने की सोचे तो वो नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट कैंट बी ए सेलुलर। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ए सेलुलर कंसीडर नहीं करा जाएगा, बिकॉज वो कम से कम एक कंप्लीट सेल रिक्वायर्ड होता है फॉर एन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ जो है वो कर सकते हैं। एक और चीज़, जब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स work in कोऑर्डिनेशन। जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है तो उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। कि कई ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में मिलके काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड परफॉर्म अ बेटर फंक्शन। एक ही फंक्शन है लेकिन कई ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म जब कई सेल्स का बना है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अब रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? इन भाई साहब ने सेल को डिस्कवर करा था। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, असल में इनने सेल को नहीं, सेल वॉल को डिस्कवर करा था। कैसे? जब इनने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, ऐसे। तो ये भाई साहब सोचने लगे कि ये कैसे से स्ट्रक्चर्स हैं। हालांकि हमें पता है कि इनने क्या ऑब्जर्व करा था। इनने डेड कॉर्क सेल डिस्कवर करे थे। डेड कॉर्क सेल। सिंस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, जितना प्रोटोप्लाज्म था, सब सूख चुका था। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बची थी? एक सेल वॉल बची थी। क्या बची थी? एक सेल वॉल बची थी। क्या बची थी? एक सेल वॉल बची थी। इस वजह से हम लोग ये बात बोल देते हैं कि हमारे रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल वॉल को डिस्कवर करा था। और सेल को डिस्कवर करने के बाद इन्हीं ने उसको सेलुलर नेम दिया था। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेते हैं। चलो, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? भाई ब्राउन, जब हम लोग अपनी 10th की एनसीईआरटी देखते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि न्यूक्लियस वहाँ पे ब्राउन से लग रखा था। क्यों था ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा। ये एक तरीका है याद रखने का भाई मेरे लिए। तो बाकी रॉबर्ट ब्राउन ने जो है, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल के वॉल डिस्कवर करी और इन भाई साहब ने, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। फिर आते हैं ल्यूवेनहोइक। एल फॉर ल्यूवेनहोइक, एल फॉर ल्यूवेनहोइक, एल फॉर लिविंग। तो इन भाई साहब ने क्या करा? लिविंग सेल डिस्कवर करा। लिविंग सेल। अब लिविंग सेल के अलावा भी यहाँ पे एक बात देखनी चाहिए कि इन भाई साहब ने जो है एनिमल क्यूल्स को स्टडी करा। एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स। ठीक है, एनिमल क्यूल्स क्या होते हैं? एनिमल्स के सेल। एनिमल्स के सेल क्यों बोला इनको? भाई ये सेल लिविंग थे, ये मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इनने क्या करा? इनने अपना स्पर्म देखा, अपनी पॉटी देखी, हर चीज़ को जो है इनने अंडर माइक्रोस्कोप डिस्कवर करा। तो इन भाई साहब ने एक लिविंग सेल को जो है मॉनिटर करा और अपनी एक बुक जिसका नाम था क्या? माइक्रोग्राफिया। क्या था नाम? माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक में जो है इनने ये सारी की सारी डिटेल्स लिखी। ठीक है, अब यहाँ से जो है सेल थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। सेल थ्योरी बेसिकली है क्या? भाई जब सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी में जो है अपने 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। कितने का? 3 साइंटिस्ट, स्क्लीडन, स्वान और वर्चो। तो बेसिकली क्या होता है? स्क्लीडन ने 1838 के अंदर ये बात देखी। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड ही सेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड डिफरेंट टिश्यूज।
ठीक है, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। फिर श्वान है भाई, याद रखने का क्या तरीका है, श्वान मतलब बतख, तो बतख क्या हो गई, बतख एक एनिमल है। तो ये एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे, हालांकि पहले की एनसीईआरटी पहले की बुक्स में ब्रिटिश जोलॉजिस्ट लिखा था, तो अब जर्मन कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ बड़े ही बढ़िया तरीके से, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बहुत बड़ी प्यारी प्यारी सी, नॉट ब्रिटिश। अब ये भाई साहब जो है ब्रिटिश नहीं है, अब ये भाई साहब जोलॉजिस्ट जो हैं ये हमारे जर्मनी के बन चुके हैं। तो अब दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो जर्मनी के ही थे, जो हमारे स्क्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये हमारे जो श्वान थे जर्मन जोलॉजिस्ट थे। और इन भाई साहब ने क्या कार्य करा था, इन भाई साहब ने रिपोर्ट करा कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती है। फिर इन भाई साहब ने अलग से प्लांट्स को भी देखा और ये बात बताई कि प्लांट्स के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि आउटर स्ट्रक्चर होता है। इन भाई साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी नहीं होता, हाइपोथेसिस इज बेसिकली व्हाट, हाइपोथेसिस एक तरीका होता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का जो कि प्रूवन नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब उनके दिमाग में ये बात आई, उनने मुंह से बैबल कर दी, निकाल दी, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, ठीक। इन भाई साहब ने ये बात बोल दी। अब स्क्लीडन और श्वान जो कि दोनों ही जर्मनी से थे, इन दोनों ने एक सेल थ्योरी प्रोवाइड करवाई। अब इनकी थ्योरी में एक कमी आती है भाई कि प्लांट्स एनिमल्स का समझ में आ गया, सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हैं, बट ऐसा कैसे हो रहा है कि एक टिंगू सा आदमी, ये जो छोटा सा रामलाल है, ये हमारा 7 फुट का खली बन जाता है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जो रामलाल है ये 7 फुट का खली बन रहा है, कैसे? तो इसके पीछे जो रीजनिंग है ये हमारे रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Cells are made up of cells and product of cells and all cells arise from pre-existing cells। ये 2 थ्योरीज थी जिनने जो है हमारी पूरी की पूरी जो है सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा, एंड यही सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। सेल थ्योरी की जब हम लोग बात करते हैं, सेल थ्योरी इज़ द थ्योरी दैट यूनिफाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिफाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, ये एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में दे रखी है, जिससे इसी साल जस्ट क्वेश्चन आया था और उसने सभी को परेशान कर दिया था। तो यहाँ से क्या बात पता लगती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, तो वो सारे के सारे सेल्स के बने होंगे, और ये थ्योरी भी तो सेल के ऊपर ही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने और सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने, मतलब उनके अंदर सेल है और नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज कर रही है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रियलिटी बन जाती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये थ्योरी कॉमन है। इस थ्योरी की बस एक एक्सेप्शन है, जो कि वायरस हो गए, वायरॉइड्स हो गया, प्रायोन्स हो गए, तो उनको जो है हम लोग डिफरेंट करके मानते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक आ जाती है प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पाने की, सी 1 2 3 4 सी, ठीक। देखते हैं, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता। इनके पास जो है एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, लेकिन इनके पास सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोजोम होता है। एक और चीज़ यहाँ पे एक और सी आ जाता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये बाकी के स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेम्ब्रेनलेस शब्द है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो है अलर्ट मोड आ जाता है। क्या आ जाता है? अलर्ट मोड आ जाता है। क्या आ जाता है? अलर्ट मोड आ जाता है। यहीं से सवाल जो है बना के दे देगा और एकदम पिचका के रख देगा सबको। यहाँ पे क्या आ जाता है? अलर्ट मोड आ जाता है।
ठीक है, वो यहीं से सवाल बनाएगा और ये कह देगा दे आर मेड अप ऑफ थिन स्मॉल मेम्ब्रेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और हमारा दिमाग भी चल पड़ेगा कि यार सेंट्रियोल है हमारे यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है तो शायद मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होगा। तो उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज़ अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट। अब भाई प्रो मतलब जैसे गेम्स खेलते हैं तो बोल देते हैं ना भाई ये बंदा तो बड़ा प्रो है। प्रो का मतलब क्या हो जाता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या हो जाता है? प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव मीन्स पुराना। क्या? पुराना। जो पुराने तरह के सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती और यहाँ पे ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन नहीं मिलती, स्लैश मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसको मैं MBO लिखूँगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यूकैरियोट्स, यू मतलब आप, मतलब नए, जो नया नया गेम खेलना चालू करेंगे, कॉलेज में जाके PUBG खेलेंगे, ये क्या हो गए? नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स। और नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बच्चे होते हैं, उनकी खाल जो होती है वो कैसी होती है? अभी सॉफ्ट है, मुलायम है, तो उसको कवरिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो कवरिंग वाली खाल है, इसका मतलब ये कवरिंग जो है एक मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, बट यूकैरियोट्स के पास होगा, बिकॉज इनके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं होंगे, बट यहाँ पे होंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। रिबोसोम 70S होते हैं, 70S और 80S और 70S दोनों के दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे इसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। तो अगर मेरे से सवाल पूछा जाए विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ टाइप्स ऑफ रिबोसोम्स, तो वो क्या हो जाएगा? बोथ टाइप ऑफ रिबोसोम्स अगर मेरे से पूछा है तो मैं ये बात बोल दूंगा कि यूकैरियोट्स ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ होती है? हमारा RER है, तो RER पे क्या देखने को मिलेगा? RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर 80S सेडिमेंट्री कोफिशिएंट वाले रिबोसोम्स होंगे, और जो 70S है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होगा। रिबोसोम एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। दो बातें जो यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल, मेम्ब्रेनलेस। यूनिवर्सल का मतलब प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में मिलेगा। और उसके आगे ये वाली बात मेरे को याद रखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स ही मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब रिबोसोम्स पाए जा सकते हैं इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब कुछ शेप्स की बात करते हैं, जैसे RBC बाइकनकेव होता है, राउंड होता है, इसके बारे में तो जूलॉजी में पूरा का पूरा चैप्टर स्टडी करा है। WBC 12th क्लास में स्टडी करा था, अमीबॉइड शेप का होता है। नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, ब्रांच होते हैं। अच्छा, WBC में सबके सब दोनों की दोनों शेप्स याद है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट हो गए, ए ग्रेन्युलोसाइट हो गए। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जो है इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, मीजोफिल सेल्स की बात करते हैं भाई। मीजोफिल सेल्स, भाई सेल्स कैसे होते हैं? राउंड और ओवल शेप के होते हैं। इनका डायग्राम भी बना रखा है NCERT में, किस तरह का डायग्राम होता है इनका। अगर मैं इसे हरे कलर का कर दूँ तो क्या मैं ये बात समझ सकता हूँ? क्या मैं ये बात समझ सकता हूँ किस तरीके के होते हैं? ये क्या हुआ? ऐसा समझते हैं, ये आ गया अपना क्या? एक मीजोफिल सेल, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे भाई? कई सारे क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे। और ये अपने आप को ऐसे क्यों अलाइन करते हैं? मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई, यहाँ से भी सवाल बन के आ जाएगा भाई। अगर समय बुरा होता है तब तो कुछ भी हो जाता है जीवन में, कुछ भी हो जाता है लिटरली। जब हम लोग माइकोप्लाज्मा और इन सब की बातें करते हैं तो माइकोप्लाज्मा का हमें साइज़ दे रखा है क्या?
लेंथ दे रखी है। माइकोप्लाज्मा का जो लेंथ है दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या एक्सेप्शन है? माइकोप्लाज्मा क्या है? इट इज़ द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या है ये? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। भाई एक आध चीज़ है इसके बारे में, माइकोप्लाज्मा जो होता है इट डज़ नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। ये तो एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत छोटा है साइज़ में। 0.3 इसका डायामीटर और पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये क्या हैं? ये एक तरीके का माइकोप्लाज्मा। उनका जो साइज़ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है और इनकी जो लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जाते हैं, इतने छोटे हैं। अब ये जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहने का क्या तुक बनता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इनको इस वजह से कहा कि माइकोप्लाज्मा के पास खुद की कोई सेल वॉल नहीं होती है। ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये अपनी शेप शिफ्ट कर सकते हैं। दे आर ऑफ अमीबॉइड शेप। जैसे एक जोकर अपनी शक्लें बदल के लोगों को हंसाता है, वैसे ये माइकोप्लाज्मा भी अपने शेपें बदल के ऐसा अमीबॉइड शेप दिखाता है। तो ये जो शेप है ये कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करती है कि ये एक ऐसा प्लांट किंगडम में डाला गया ऑर्गेनिज्म था जिसके पास सेल वॉल नहीं थी। बिकॉज हमें ये बात पता है कि पहले के टाइम पे जो क्राइटेरिया था डैट वाज सेल वॉल। जो हम लोग कैरोलस लीनियस का जो मॉडिफिकेशन जो उनका किंगडम सिस्टम था उसको देखें तो वो किस बेसिस पर करा गया था, किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है और किसके पास नहीं है। एनिमल्स और प्लांट्स दो किंगडम में बांट दिया था। ये माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम में डाल दिया और यहाँ पे इनका कोई काम था नहीं, सेल वॉल ना होने के बावजूद भी ये डाल दिए गए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है। बैक्टीरिया की जब लेंथ की बात करते हैं तो ये 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है और यूकैरियोटिक सेल को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स बिगर इन साइज। तो 10 से 20 माइक्रोमीटर का हो जाएगा। वायरस क्या हो जाएगा? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। और ऑस्ट्रिच का एग, ये इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट होता है। इसका साइज़ याद रखने की नीड नहीं है, साइज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर, नो नीड ऑफ साइज़। ठीक है, साइज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट आ जाती है? रिबोसोम जो होते हैं कैसे होते हैं? यूनिवर्सल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं। ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। आरबीसी बाइकनकेव होते हैं, राउंड होते हैं। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होते हैं, नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच हो जाते हैं। मेसोफिल सेल्स की बात करें राउंड और ओवल हो जाते हैं। यहाँ पे मेसोफिल सेल भी बनाते हैं, इनके आसपास क्लोरोप्लास्ट की बॉल्स पे अलाइंड होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे अलाइंड? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनलाइट अब्जॉर्ब कर पाएँ। उसके बाद माइकोप्लाज्मा आ गया। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे सेल वॉल कंटेन नहीं करता है। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया। 0.3 माइक्रोमीटर का था हमारी लेंथ के अंदर। और जब इसके साइज़ की बात करेंगे तो इनका जो साइज़ था हमने प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स में देखा जो कि था हमारा 0.01 माइक्रोमीटर। ये बात याद रखनी कि डायामीटर और साइज़ में फ़र्क है। साइज़ होता है वो कॉम्पैक्ट शेप, जो उसका छोटे से छोटा जो हो सकता है वो उसका साइज़ हो जाता है। और जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो ओवर एग्जैजरेटेड जो होता है, जो ओवर एग्जैजरेटेड शेप होती है उसको लेंथ बोल देते हैं। बैक्टीरिया की जब बात करी थी तो भाई बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की लेंथ पड़ी थी भाई 3 से 5 माइक्रोमीटर। और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स की जब बात करी थी तो वो होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर इन साइज़। और जब टिपिकल यूकैरियोट्स की बात करी थी तो टिपिकल यूकैरियोट्स किस प्रकार के होते हैं? टिपिकल यूकैरियोट जो होते हैं वो हमारे 10 से 20 माइक्रोमीटर के मिल जाते हैं। और वायरसेस तो भाई इतने छोटे होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। अब जब हम आरबीसी की बात कर ही रहे थे तो ये कितने होते हैं? जब हम इनके डायमीटर की बात करते हैं तो इनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर जो होता है वो आ जाता है 7 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोन यूनिट होती है। ठीक है, और अगर इनके रेडियस की बात की जाए और रेडियस हो जाएगा कितना? 3.5 माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, इस वजह से मैंने इनको अलग से लिख दिया। तो आरबीसी का डायमीटर याद हो गया। नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच हो जाते हैं। मेसोफिल सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल। नर्व सेल कैसे होते हैं? नर्व सेल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो नर्व सेल कैसे हो जाते हैं? नर्व सेल आर लॉन्गेस्ट सेल्स। बिगेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच का एग नहीं है, ऑस्ट्रिच का ओवा है, ऑस्ट्रिच का ओवा है। ठीक, ऑस्ट्रिच में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है? ऊगैमस मतलब जो ओवा है वो क्या हो जाएगा? हमारा एक जगह पे रुका रहेगा और स्पर्मा के वहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा।
अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर क्रोमोसोम नामक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? भाई क्रोमोसोम को डिफाइन जब करने की कोशिश करते हैं तो क्रोमोसोम इज़ लाइक अ बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो रखा होता है, जहाँ पे डीएनए अपने आप को एक कॉम्पैक्ट शेप में पैक कर लेता है, इस तरह की। ये क्या है? ये क्रोमोसोम है, ठीक। ये क्या है? क्रोमोसोम है। जो कॉम्पैक्ट शेप होती है एक डीएनए की, जो कंडेंस शेप होती है एक डीएनए की, उसे क्रोमोसोम बोल दिया जाता है। यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर होता है। क्रोमैटिन कैसे बनता है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। गलत। न्यूक्लियोप्रोटीन्स तो वायरसेस में होते हैं भाई। क्रोमैटिन के लिए तो 12th क्लास का टॉपिक दे रखा है। 12th क्लास में क्या पढ़ाया गया है ऐसा? हिस्टोन प्रोटीन से कुछ बनता था ना, क्या बनता था? मेन एरिना ऑफ केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म कैसे हुआ? भाई साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेल के अंदर जो हमारा लिक्विड कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनिल है जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिल्स है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनिल्स हैं, इस वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी की सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब सारा का सारा मेटाबॉलिज्म हमारे साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इस वजह से ये बात बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वही हमारा क्या है? मेन एरिना। क्या है? मेन एरिना है ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहीं पे सारा का सारा मेटाबॉलिज्म होगा। और ये सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। सेमी फ्लूइड है। कैसा है? सेमी फ्लूइड है। इंपॉर्टेंट है। सॉलिड बोल देगा गलत हो जाएगा, लिक्विड बोल देगा गलत हो जाएगा, सेमी फ्लूइड बोल देगा सही हो जाएगा। अभी मैंने लिक्विड बोला था क्योंकि ये लिक्विड जनरली जो है हम लोग मान लेते हैं, बट एनसीईआरटी के हिसाब से जो सेमी फ्लूइड बोला गया है इसी को हम लोग एग्जैक्ट मानेंगे। तो ये जो सेल का ओवरव्यू है इसमें क्या माना? न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, जो कि हमारे एक सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। अब भाई एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। छोटा होता है, तेज़ी से डिवाइड करता है, 4 मेजर शेप होती हैं। कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरलम। चारों शेप पढ़ रखी है मेरे हिसाब से। चारों शेप्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों शेप याद है? चारों शेप याद है? कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरलम। कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरलम। क्या आ जाता है? कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरलम। ये देखते हैं। कॉकस राउंड, बैसिलस रॉड, विब्रियो कॉमा, स्पिरलम स्प्रिंग लाइक। तो ये 4 वो है यार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है यार। स्प्रिंग लाइक हो गया, कॉमा हो गया, रॉड हो गया, राउंड हो गया। स्प्रिंग लाइक हो गया, कॉमा हो गया, रॉड हो गया, राउंड हो गया। मेन डीएनए या न्यूक्लियोइड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाने की कोशिश करूं, ये बन गया मेरा प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर मेरा यहाँ पे आ जाएगा एक अनटेंगल्ड डीएनए। और यहाँ पे कहीं पे हमें क्या देखने को मिल जाएंगे? यहाँ पे कहीं पे हमें क्या देखने को मिल जाएंगे? यहाँ पे पॉलीअमीन प्रोटीन्स होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पॉलीअमीन प्रोटीन्स मिल जाएंगे देखने को। कहीं पे हमें क्या देखने को मिल जाएंगे? पॉलीअमीन प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे। ये क्या हो गए? ये हो गए पॉलीअमीन प्रोटीन्स। और फिर यहाँ पे और क्या चीज़ देखने को मिलेगी? यहाँ पे कई सारे हमें क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे कई सारे हमें प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे। ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, बायोटेक में। कहाँ पे? बायोटेक में पढ़ते हैं, ठीक। ये क्या हो गया? ये हो गया भाई अपना प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में एनसीईआरटी में क्या बात बोल रखी है? प्लाज्मिड कन्फर्स Plasmid is extra chromosomal DNA that confers special ability for the prokaryotic cell to go against एक्सटर्नल कंडीशन, या ये बात बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। अगर यहाँ पे एम्पीसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस है तो ये एम्पीसिलिन से बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगा। सेल के बारे में और बातें करने की कोशिश करते हैं। इस सेल को जब गौर से देखते हैं तो इसके अंदर और क्या दिखाई देता है? ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी एक,
अब ये जो बाउंड्री है ये बड़ी ही प्यारी सी, इसमें कई खासियत है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनर फोल्डिंग शो करती है। क्या करती है? इनर फोल्डिंग शो करती है। ये ऐसे फोल्ड हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, या ये ऐसे फोल्ड हो सकती है। तो ये जो ऐसे ऐसे फोल्ड हुई है ये क्या है? ये मीज़ोज़ोम है। या ये कैसे फोल्ड हो सकती है? ये ऐसे बाहर की साइड फोल्ड हो सकती है। तो ये जो बाहर की साइड फोल्ड हुई है क्या है? ये तो फ्लैजिला है, फ्लैजिला, लीला इला फ्लैजिला। और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर ये अंदर फोल्ड हो गई और यहाँ पे कई पिगमेंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? कई पिगमेंट्स मिल रहे हैं। इसके ऊपर कई सारे पिगमेंट आ गए, कई सारे पिगमेंट आ गए, कई सारे इसके ऊपर और भी पिगमेंट्स आ गए। ये टोनन 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 टोनन। तो ये क्या हो गई? ये हो गई क्रोमेटोफोर। ये क्या हो गई? क्रोमेटोफोर। क्या हो गई? ये क्रोमेटोफोर। ये क्या हो गया? मीज़ोज़ोम, मीज़ोज़ोम। अभी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, अब आ जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल दैट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली एंड प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसेस। तभी तो हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? तभी तो हम लोग इसको हमारी बायोटेक में यूज़ करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। इस वजह से हम लोग प्लाज्मिड्स को किस लिए यूज़ करते हैं? रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये बात क्लास 12th में याद रखनी थी, पढ़ी थी ये बात। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये बात तो बच्चा जानता है, क्लास 10th में ही समझ में आ जाती है ये बात तो। सेल वॉल रिजिड होती है और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? अब यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ पे कई सारी इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है? फ्रीली लाई करती हैं। ये मान लिया ये क्या है? ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। ये क्या है? ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। इनको क्या लिख सकते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा बट कोई बात नहीं, इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। तो इन इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर में क्या देखने को मिल जाता है? यहाँ पे ये जो है फ्रीली लाई करती हैं, दे आर मेम्ब्रेनलेस। और ये हमारी किस में हेल्प करती है? स्टोरेज में हेल्प करती है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे गैस वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। गैस वैक्यूल एक और इंक्लूजन बॉडी है जो कि हमारी ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। मीज़ोज़ोम क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल सिक्रीशन में और रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। क्रोमेटोफोर क्या है? मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग, जिसके ऊपर कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे हमारे कहाँ पे मिल सकता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है। सरफेस स्ट्रक्चर फ्लैजिला, फिम्ब्रिए, पिलाई। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है यूकैरियोट्स के अंदर। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और हमारा फिम्ब्रिए एंकरेजमेंट के लिए हेल्प करता है, और पिलाई कंजुकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पिलाए क्या होता है? बेसिकली जब आदमी पिलाए पढ़ने की कोशिश करता है कन्फ्यूजन अराइज होती है। मान लिया ये सेल है, ये एक दूसरा सेल है, ये सेल है, ये एक दूसरा सेल है। तो जब हम इन दो सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाते हैं? ये पिलाए की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये पिलाए है। क्या है? ये पिलाए है। ये क्या है? ये पिलाए है। तो ये पिलाए नामक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? यहाँ पे जो अपना डीएनए था, जो हमारा डीएनए था, ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या करवा रहे हैं? ये कंजुगेशन करवा रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा रहे हैं। जब हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन आता है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फाइलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, तीन स्ट्रक्चर हैं जो कि हमें फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए फ्लैजिला के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सेल एनवेलप की बात कर जाए तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है और 3 लेयर्स का बना होता है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है। सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है अगर वो बहुत ज़्यादा टफ है तो कैप्सूल नाम की लेयर बना सकता है, और अगर बहुत सॉफ्ट है तो स्लाइम लेयर बना सकता है।
अगर स्लाइम लेयर है, ये कैप्सूल क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रोटेक्शन करवाएगा। भाई अगर मेरे को अपनी रक्षा करवानी है तो मैं किसी लल्लू पंजू से करवाऊंगा या एक ऐसे बढ़िया से बाउंसर से करवाऊंगा जो मतलब एकदम टफ है, रॉक सॉलिड है, तो मैं किसी एक बाउंसर से करवाऊंगा ना अपनी प्रोटेक्शन। वैसे ही जब स्लाइम लेयर की बात करते हैं, स्लाइम लेयर, स्लाइम सुन के पता लग रहा है ढीला ढाला, लेकिन स्लाइम कैसी होती है, ऐसी दिखती है ना गिलगिली चिपचिपी सी। तो वाटर लॉस रिड्यूस करेगा, हेंस प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का क्या तात्पर्य है, पानी की कमी से मरना। तो पानी की कमी से मरने को डेसिकेशन बोल देते हैं। एक बात बड़े ही ज़रूरी तरीके से याद रखनी है, डेसिकेशन है, डेफिकेशन नहीं है। डेफिकेशन का मतलब होता है पॉटी और डेसिकेशन का मतलब होता है पानी की कमी से मरना। डेफिकेशन अगर याद रख लिया और पेपर में डेफिकेशन ही दे दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द सेल एनवेलप। अगर वो ग्राम स्ट्रेन ले लेता है तो ग्राम पॉजिटिव, और अगर नहीं लेता तो ग्राम नेगेटिव। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आरबीसी सेल जो होता है वो हमारी स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है। बिकॉज आरबीसी की जब हम बात करते हैं, अगर मैं सिंपल आरबीसी की बात करूं, अगर ये एक आरबीसी है और यहाँ पे उसका बाइकनकेव स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ से और बाइकनकेव, यहाँ से और, ठीक, इतना भी बाइकनकेव नहीं चाहिए था मेरे को। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक आरबीसी। ये क्या हो गया, आरबीसी। तो इसकी बस खुद की एक आउटर सेल मेम्ब्रेन है। इसकी क्या है, ये बस एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ थोड़ी है। इसके बाद इसके पास हीमोग्लोबिन है, अजीब अजीब सा, ये हो गया इसका हीमोग्लोबिन। और इसमें 4 हमारे आयरन के मॉलिक्यूल है, एक आयरन का मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन लेके चलता है। तो आरबीसी के पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन ही तो है। क्या इसके लिए इतना बुरा है माँ, तो ये इतना बुरा तो नहीं है। इसके पास बस एक सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको स्टडी इसके लिए यूज़ करा जाता है। आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन होता है, मतलब 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। और ये हमारे मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी मेम्ब्रेन के अंदर मिल सकते हैं। जब हम लोग लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड जो होते हैं वो हमारा फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर देते हैं हमारी मेम्ब्रेन को। लिपिड्स क्या देते हैं, हमारा क्वासी फ्लूइड नेचर देते हैं मेम्ब्रेन को। तो लैटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करवाते हैं। ये रेयर होता है, लैटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रेयर होता है। जैसे सेल का अगर हमने स्ट्रक्चर इसका देख रखा हो, अगर हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसी होती है मेम्ब्रेन। यहाँ पे कई सारे लिपिड्स मिल जाते हैं और बीच में अपने यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। प्रोटीन किस तरीके का हो सकता है, अगर प्रोटीन ऐसा है जो कि अंदर दबा हुआ मिल रहा है तो इंट्रिंसिक, और अगर प्रोटीन ऐसा है जो कि बाहर से अपना हेलो हाई करके जा रहा है, मतलब ऐसे कोई ऐसा कोई प्रोटीन है, तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये क्या होता है, ये तो लिपिड है, लिपिड है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होते हैं। लिपिड हमारा फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। फॉस्फोलिपिड की लेयर है, पानी से डरती है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर चलती रहती है, जिस वजह से एक फ्लूइडी नेचर प्रोवाइड होता है सेल मेम्ब्रेन को, जो कि लैटरल मूवमेंट होता है। लेकिन अगर इस लिपिड को याद आ जाए नानी की, तो यहाँ से यहाँ पे उठ के चला जाएगा। तो ये लिपिड कर सकता है, लेकिन क्या ये बाहर बैठा प्रोटीन भी नानी की याद आने पे यहाँ से यहाँ पे जाएगा? नहीं जाएगा। इस वजह से हमारे प्रोटीन्स का भी हमारा ऐसा मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स करते हैं। इसके अलावा लिपिड्स हेल्प इन सेल ग्रोथ, डिवीजन, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस, सेल फंक्शनल फॉर्मेशन। क्या लिपिड्स करते हैं? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन करती है।
लिपिड्स नहीं करते। ये बात स्टेटमेंट बड़ी ज़रूरी है, लिपिड्स नहीं करते भाई ये कार्य, ये तो सेल मेम्ब्रेन करती है कि सेल की ग्रोथ करवा दी, उसका डिवीज़न करवा दिया, एक्सो और एंडोसाइटोसिस करवा दिया, सेल जंक्शन फॉर्मेशन करवा दी। लिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर क्या होता है, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। ये एक लिपिड है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया और इसके नीचे क्या आ गई, इसकी कावर्ड टेल आ गई। इस कावर्ड टेल को देखें भाई, भीगी बिल्ली किसके दम पे भागेगी, पैरों के दम पे। तो जो पैर हैं वो डराते हैं, भगाते हैं, तो ये पैर कैसे हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, बहुत बढ़िया। और ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है भाई, फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, जब इस फॉस्फोलिपिड की लेयर की बात करते हैं तो ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये सर है भाई। मन से कमज़ोर नहीं होती कोई भी चीज़, जिंदा हो जिंदा बचे रहोगे। फॉस्फोलिपिड ये बात बोलता है कि मेरा सर मैं कटने नहीं दूंगा, जीऊँगा तो इज़्ज़त से जीऊँगा। तो फॉस्फोलिपिड इज़्ज़त से जीता है और ये कभी डरता नहीं है। ये हमेशा सेल में जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर साइटोप्लाज्म की तरफ पानी है तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और अगर साइटोप्लाज्म से बाहर, जो सेल से बाहर पानी है, तो ये वहाँ की तरफ होगा। इसी वजह से फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। ये 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 ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंदर की साइड लिपिड्स आ जाएंगे ऐसे। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गए, लिपिड ग्रुप हो गए, ऐसे 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 ऐसे। तो ये लिपिड क्या है, ये डरपोक है, ये अंदर की साइड घुस गया, इसकी टांगे अंदर की तरफ है भाई, इससे नहीं होगा मुकाबला। लेकिन इसने अपना सर आगे रख दिया, कह दिया या तो मैं इज्जत के साथ जीऊँगा या मेरा धड़ यहीं पे अलग कर दिया जाए। तो इस भाई साहब ने क्या करा है, फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे है, जो PO4 नेगेटिव ग्रुप जहाँ पे है, उसको इसने पानी के साथ रख दिया, कह दिया पानी से कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत की बात है। और ये इसके पैर बड़े डरपोक हैं, इसको भगाते हैं। लिपिड हमारा प्रेजेंट होता है एज अ बाई लेयर, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लिपिड एक बाई लेयर फॉर्म करता है। अब बात करते हैं भाई लिपिड्स में भी प्रोटीन्स की, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। भाई देखो, प्रोटीन्स की जब बात करते हैं ना, प्रोटीन्स या तो बड़ी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। ऐसा सोचते हैं मेरे हाथ के ऊपर जो बाल हैं मैं इनको आराम से निकाल सकता हूँ, टोई टोई टोई, कोई दिक्कत नहीं है। जो सर पे बाल है उनको आराम से टोई टोई टोई। अब यार यहाँ से तो मैं केराटिन निकाल लूँगा, यहाँ से तो मैं केराटिन निकाल लूँगा, लेकिन क्या मैं नाखून पकड़ के निकाल सकता हूँ? इस नाखून में भी तो केराटिन है। तो ऐसे ही जो प्रोटीन एकदम सरफेस पे है मेरी सेल मेम्ब्रेन के, उसको तो मैं टोई 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 करके निकाल दूंगा, लेकिन जो एकदम गड़ा हुआ है, जो एकदम अंदर तक गड़ा हुआ है, मेरे नाखून जैसे मेरी उंगली के अंदर तक गड़े हुए हैं, एक अच्छी खासी ग्रोथ है, वैसी जो ये इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये एकदम अंदर तक गड़े हुए हैं, इनको भैया ऐसे आराम से नहीं निकाल सकते। इस प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को, जो कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे बेस्ड है, उसने हमें दो भागों में प्रोटीन्स को बांटने पर मजबूर करा है। एक है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक या हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट दिखाई देता है, एकदम सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक जटिल होकर अंदर तक घुसा हुआ है, तो पार्शली बरीड हो सकता है या टोटली बरीड हो सकता है, ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सकता है। प्रोटीन लैटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो कर सकते। अभी अभी ये बात मैंने बोली थी, प्रोटीन लैटरल मूवमेंट तो शो कर सकते हैं कि प्रोटीन, यार यहाँ पे कहाँ गया वो, यहीं कहीं होगा, ये रहा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, ये फ्लिप करके फ्लॉप हो जाएगा, फ्लिप करके फ्लॉप हो जाएगा, फ्लिप करके फ्लॉप हो जाएगा। क्या ये फ्लिप करके फ्लॉप हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, लेकिन लैटरली तो ये मूव कर रहा है ना, तो lateral movement is possible but flip flop movement is not possible in the case of proteins। important statement है, इसे मार कर लेते हैं भाई, ये ज़रूर पेपर में पूछ सकते हैं। अगर दिन ख़राब हुआ तो भाई कुछ नहीं पता, जब दिन ख़राब होते हैं तब कुछ भी पूछ लिया जाता है। न्यूट्रल या नॉन पोलर चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू आ जाती हैं। अब इसका एग्जांपल भाई वाटर, और जब वाटर डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है, जब वाटर डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है, अब पहली बात, वाटर नॉन पोलर नहीं, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। और जब वाटर के केस में बात करी जाए भाई,
सेल के अंदर भी पानी, सेल के बाहर भी पानी, बाहर से अंदर पानी आ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो जब बाहर से अंदर पानी आता है मतलब एंडोसाइटोसिस होती है, मतलब अंदर लिया जा रहा है पानी। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर फेंका जा रहा है पानी। एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर लिया जा रहा है पानी। तो जब एंडोसाइटोसिस होती है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो, डिक्रीज से इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब ऐसे सोचते हैं यहाँ एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे रामू को चढ़ाई करनी है। तो अगर ये ग्राउंड से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके लिए इसे एक्टिव होना पड़ेगा। तो अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाने की कोशिश कर रही है कोई मॉलिक्यूल तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर हायर से लोअर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सेल वॉल नॉन लिविंग या रिजिड लेयर होती है, तभी ये हमारे रॉबर्ट हुक ने पता लगा लिया था, क्योंकि हमारा कॉर्क सेल तो डेड था, उसके अंदर कुछ नहीं था, बट सेल वॉल तो पहले से ही नॉन लिविंग होती है, तो ये तो नॉन लिविंग और रिजिड होती है। ये सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोकती है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जनरली पूछ लेते हैं कि कौन सी लेयर मैक्रो मॉलिक्यूल्स को रोकती है। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है भाई हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को नहीं घुसने देगी। ये बात करेक्ट है, वो नहीं घुसने देती है, लेकिन हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तो सेल वॉल ही रोक लेती है कि मैं नहीं घुसने दूंगी। बाकी पानी वगैरह जो भी अंदर जाओ वो सेल मेम्ब्रेन देखेगी, वही राजा है, वही देख लेगा क्या घुसाना है क्या नहीं घुसाना। फंजाई में काइटिन होता है, काइटिनस होती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एल्गी, भाई एल्गी पे जब आते हैं, एल्गी तो भाई कैसी है, प्लांट्स की बनी हुई है, प्लांट्स का है तो इसमें सेल्यूलोज, गेलेक्टिन, मैनन और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन हो जाएगा, तो एल्गी की जब बात करते हैं तो इसमें सेल्यूलोज, गेलेक्टिन, मैनन और CaCO3 होता है। फंजाई में क्या होता है, काइटिन होता है। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर रह जाते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में क्या होती है, आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ये पता है, ये मुनेरा की दो वो हैं। आर्के बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन होती है, म्यूरिन, और यहाँ पे क्या होती है, म्यूरिन, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, मैं ज़रा अब इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ब्लैक में, वरना मेरे को बाद में कष्ट होगा ये देख के कष्ट हो जाएगा यार। प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है। ये सारी की सारी लेयर्स के नाम याद हो गए, बहुत बढ़िया। सेल वॉल जो होती है ग्रोथ को अलाउ करेगी, जरूर करेगी, सेल वॉल मना थोड़ी कर रही है। सेल वॉल फॉर्म्स इन मैच्योर सेल इनसाइड द प्राइमरी वॉल दैट रेस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ, मतलब एक प्राइमरी सेल वॉल होती है। मान लिया ये क्या है, ये एक सेल है, ये क्या है, ये एक प्यारा सा सेल है, ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है, ये मेरी एक प्राइमरी सेल वॉल है। अब धीरे धीरे समय आएगा भाई, जैसे छोटा बच्चा जो है उसके पास क्या होता है, कार्टिलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके कार्टिलेजेस कम होकर बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये धीरे धीरे टूटने लगेगी, क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं ये जो सेल है इसको यहाँ से जो है मिटा देते हैं, ये मतलब थोड़ा ठीक नहीं है, ये ऐसे 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 मतलब टूट जाएगी, ये बहुत ज़्यादा जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो जब ये सेल वॉल मेरी डिसइंटीग्रेट हुई तब क्या होगा, इसको पता लगेगा अरे भैया अंदर तो अपना सेल मर ही जाएगा, मैं तो मर ही जाऊँ,
तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल ले आएगा। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है प्लीज। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या करेगी, ये कैसी हो गई, ये होगी सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ अलाउ नहीं करेगी। देखो प्राइमरी सेल वॉल तो डिमिनिश होने वाली है इन फ्यूचर, वो ग्रोथ अलाउ करेगी, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल बाद में बनी है, दैट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ। मिडल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है। मिडल लैमिला किसका बना हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है, और दो सेल को साथ में जोड़ता है, दो सेल को साथ में जोड़ता है। ये बात, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। मान लिया ये सेम स्ट्रक्चर, मान लिया ये सेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, मान लिया ये सेम स्ट्रक्चर, मैं क्या कर दूँ, मैं जो सेम स्ट्रक्चर है, अरे यार नहीं, इसको कॉपी करके ये जो है अपना पूरा मामला पानी, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं ज़रा। ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक रबड़ आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों क्या बना लेते हैं, एक जंक्शन बना लेते हैं, जिससे एक दूसरे की तरफ मटेरियल्स को पास कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं, मटेरियल्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को पास कर सकते हैं। तो जब ये मटेरियल्स को पास करने की कोशिश कर ही रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करती है। इसी को बोल देते हैं मिडल लैमिला। दो सेल्स के बीच में पाई जाने वाली लेयर को हम लोग मिडल लैमिला बोल देते हैं। इसमें तो कोई झिकझिकाने की बात ही नहीं है। और ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है भाई, प्लाज्मोडर्माटा, प्लाज्मोडर्माटा। मिडल लैमिला किसकी बनी हुई है, कैल्शियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की। और प्लाज्मोडर्माटा किस चीज़ की बनी हुई है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दैट। साइटोप्लाज्म ऑफ टू प्लांट्स आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडर्माटा। साइटोप्लाज्म जो होता है दो प्लांट्स का, वो हमारे प्लाज्मोडर्माटा के द्वारा जो होता है कनेक्टेड रहता है। ये जो प्लाज्मोडर्माटा है, ये जो प्लाज्मोडर्माटा है, ये क्या करती है, ये जो प्लाज्मोडर्माटा है ये क्या करती है, ये हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ टू प्लांट सेल्स को जोड़ देती है। इससे क्या हो रहा है, मान लिया ये एक प्लांट सेल था, ये मान लिया क्या था, ये एक प्लांट सेल था, ये दूसरा प्लांट सेल था, और ये जो है यहाँ से यहाँ पे जा रही है, एज अ टनल फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, टनल फॉर्म कर रही है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ज़रा, ठीक। ये क्या कर रही है, यहाँ पे टनल फॉर्म कर रही है। तो जितना भी साइटोप्लाज्मिक जंक्शनिंग है वो कौन करा रहा है, वो प्लाज्मोडर्माटा करवा रहा है। वो क्या करवा रहे हैं, वो प्लाज्मोडर्माटा करवा रहे हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शनिंग क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स का जो है पास ऑन करवा रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पिलाए पड़ा था, पिलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। वैसे ही जब यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। वैसे ही सेल की जब बात कर रहे हैं तो ये जो प्लांट सेल है ये इससे प्लाज्मोडर्माटा के द्वारा जुड़ा हुआ है। प्लांट सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। ये जो प्लांट सेल्स के अंदर दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे मार्क कर देता हूँ पहले वरना खुजली होगी थोड़ी। ये जो स्ट्रक्चर है ये मिडल लैमिला इसके ऊपर बनी हुई है, इसके अंदर हमारा प्लाज्मोडर्माटा आ गया और इससे भी बाहर हमारी प्राइमरी सेल वॉल थी, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल थी। ओके, अभी सबसे पहले क्या आ जाता है, जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है उसके अंदर ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ईआर, जीसी, लाइसोसोम और वैक्यूल आ जाते हैं। आरईआर और एसईआर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आरईआर में और एब्सेंट होते हैं एसईआर में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड बनाती है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन एंड लिपिड ईआर से जो है हमारे सिस या कनकेव या फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, जिससे मीडियन गोल्गी के पास जाते हैं, जिससे ट्रांस या मैच्योरिंग फेस के पास जाते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन और पैकेजिंग हो जाती है प्रोटीन की इनसाइड द जीसी। तो जीसी के क्या काम है, ग्लाइकोसाइलेशन, पैकेजिंग
स्टोरेज, तीनों काम है। बिकॉज एक टाइम के लिए स्टोर भी तो हो रही है, तो क्या मैं ये बात नहीं बोल सकता कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ईआर में जो बन रही हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, वो एसईआर में बनेंगे। आरईआर में रिबोसोम्स हैं, 80S वाले हैं, तो ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस के पास है और ये प्रोटीन्स बनाएंगे, 80S प्रोटीन बनाएंगे। ये जो 80S प्रोटीन्स है ये क्या करेंगे, ये 80S प्रोटीन इन टर्न हमारे जो हैं आगे जाएंगे और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसके सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस में जाएंगे। फिर वो हमारे मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस में जाएंगे या कनकेव फेस में जाएंगे। यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से क्या होकर निकला, ग्लाइकोसाइलेशन, पैकेजिंग एंड आवर लेबलिंग भी होगी, और उसके अलावा क्या होगा, स्टोरेज भी होगा। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम जीसी से बने होते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि हमारे एसिडिक पीएच या लो पीएच पे काम करते हैं। साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम के अंदर H+ भेजा जाता है जिससे हमारा पीएच कम हो जाए, मतलब एसिडिक पीएच हो जाए, जिसकी वजह से लाइसोसोम की जो वर्किंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। वैक्यूल की जब बात करते हैं, ये हमारा स्टोर हाउस होता है सेल का। इसके अंदर हमारा सैप, H2 एक्सक्रीटरी वेस्ट और एंथ्रोसाइनिन होता है। मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म से पंप हो जाते हैं वैक्यूल के अंदर, मतलब वैक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर साइटोप्लाज्म की कम हो जाती है। अमीबा की बात करें, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि फूड को एंगल्फ करने के लिए होते हैं। रिबोसोम या पैलेट पार्टिकल्स की जब बात करें, ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं। रिबोसोम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, दे आर ऑर्गेनल विदिन ऑर्गेनल। या इनके बारे में एक और बात है, एक और स्टेटमेंट जो है बहुत बढ़िया तरीके से बोली जा सकती है, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड दे मेक प्रोटीन। प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन ही बना रहे हैं। तो ये क्या हुए, ये हो गए हमारे इस तरह के पार्टिकल्स जो कि प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन ही बना रहे हैं। जो ऑर्गेनिल है, ऑर्गेनिल के अंदर मतलब ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनिल्स के अंदर ऑर्गेनिल्स ही पाए जा रहे हैं, रिबोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो वो क्या हो गए, वो हमारे ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल हो गए। और जो हमारे मेड ऑफ प्रोटीन है और प्रोटीन ही बना रहे हैं वो भी हमारे रिबोसोम्स हो गए। 70S के अंदर 50S और 30S आ जाता है, 80S के अंदर 60S और 40S आ जाता है। सिडबर्ग यूनिट है। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी साइड जो होती है, नॉट वेट। mRNA प्लस कई रिबोसोम्स मिलके पॉलीसोम्स बना लेते हैं। जब एक साथ कई सारे एक mRNA के ऊपर जब कई सारे रिबोसोम जुड़ जाते हैं, मान लिया ये क्या है, ये एक mRNA है, इसके ऊपर क्या जुड़ गए, इसके ऊपर कई सारे रिबोसोम जुड़ गए, तो ये क्या हुआ, ये एक पॉलीसोम है। दिस इज़ एक्चुअली हाउ अ पॉलीसोम लुक्स। ये क्या हुआ, ये एक पॉलीसोम हुआ। तो इस पे क्या है, दो कंपोनेंट है, इसके क्या है, दो कंपोनेंट है। एक हो गया हमारा mRNA, क्या हो गया, mRNA, और यहाँ पे एक जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारे रिबोसोम। ठीक है, ये मैसेंजर RNA हो जाता है। जब इसके ऊपर कई सारे रिबोसोम्स आके जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये पॉलीसोम बनाता है। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। क्या माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो पूरा का पूरा ये अभी अपैरेटस बन रहे थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसका पार्ट है? नहीं। तो फिर इसको क्यों पढ़ना है भाई? इट इज़ द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल दैट हेल्प्स इन द एनर्जी फॉर्मेशन। इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम लोग जानस ग्रीन के द्वारा स्टेन करके देखते हैं। ये फिजन के द्वारा डिवाइड हो जाता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, 70H रिबोसोम्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन के पास पोरिन्स हो जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास इनफोल्डिंग्स हो जाते हैं, इसको क्रिस्टे बोल देते हैं। इसके पास F0 और F1 पार्टिकल्स आ जाते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से सवाल नहीं आता, बट स्टिल अगर ऑप्शंस में कुछ भरना हो तो ये ज़रूर भर सकते हैं।
फ्लोरीन्स की वजह से आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। पावर हाउस ऑफ सेल होता है, 70H रिबोसोम्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मिल जाते हैं, इसके पास RNA भी हो जाते हैं, और भी चीज़ होती है। प्लास्टिड की बात करते हैं, 3 टाइप। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आता है, मतलब ग्रीन पिगमेंट कंटेन होता है, तो इसमें क्लोरोफिल और कैटनॉइड्स आ जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, इसके अंदर येलो, पिंक, ऑरेंज आ जाता है, कैरेट, जेंथोफिल और फैट सॉल्युबल। अब यहाँ पे मेरा जलव आएगा। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। अमाइलोप्लास्ट, आइलो, आई लव यू, और ये क्या आ जाएगा, क्या करेगा, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये स्टार्च होता है इनके अंदर बहुत सारा। इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा स्टार्च होता है, तो स्टार्च लविंग, स्टार्च लविंग, आइलो, आइलो, स्टार्च लविंग, आई लव क्या बोल सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या बात देखने को मिलती है, अमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या बात देखने को मिलती है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, आइलो स्टार्च, आई लव स्टार्च। स्टार्च बहुत टेस्टी होता है। लोग इसके ऊपर बेस्ड क्या चीज़ें खाते हैं, लोग इसके ऊपर बेस्ड क्या खाते हैं, समोसे, चटनी वगैरह सब एकदम दबा दबा के खाते हैं, तो ये स्टार्च से बहुत प्यार करते होंगे। यूरोप्लास्ट, यूरो प्रोटीन। एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट के बारे में क्या बात प्रोमिनेंट है, OIL, ऑयल्स और फैट स्टोर करेगा, ऑयल्स और फैट स्टोर करेगा। तो अगर मैं इसे रिकैप्चुलेट करूं, अमाइलोप्लास्ट, YLO, आई लव स्टार्च। तो स्टार्च क्या कर रहा है, स्टार्च कहाँ पे स्टोर हो रहा है, अमाइलोप्लास्ट में हो रहा है। अल्यूरोप्लास्ट, अब इलायोप्लास्ट याद कर लेंगे, बाकी जो आएगा वो देखा जाएगा। ऑयल, OIL, ऑयल, तो यहाँ पे ऑयल्स और फैट स्टोर होंगे, और एल्यूरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन स्टोर होंगे। तो यहाँ से याद रखने का तरीका मिल गया। अब इसके अलावा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी कर सकते हैं, जैसे एक हो सकता है एक क्लमाइडोमोनास में, 20 से 40 हो सकते हैं मीजोफिल सेल में। थोड़ी ऊपर देखा था, अभी स्ट्रक्चर देखा था मीजोफिल सेल में किस तरह के दिखते हैं, ऊपर ही था गेरा। एक मीजोफिल में कितने सारे आ गए थे, और इतने सारे क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफिल सेल में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है, मीजोफिल सेल में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ लिटिल बिगर देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब, ऑटोनोमस मतलब खुद में ही महान। तो ये खुद से, इनका क्या एक थ्योरी आई थी, सेमी ऑटोनोमस थ्योरी। ये क्या बात बोलती थी कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो मॉडिफाई करके हमारे सेल ऑर्गेनेल्स की तरह बन गए। मतलब ये हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। और ये बात आज भी डिस्कस होती है। थिन फ्लैट डिस्क लाइक थाइलोकॉइड्स होते हैं, वो ग्रेना बना देते हैं। एक मान लिया ये इनका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये इनका क्लोरोप्लास्ट हो गया। मान लिया ये इनका क्लोरोप्लास्ट है। अब इनके पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कई सारे क्या जाते हैं, ऐसे 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 कई सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो ये क्या बात बोलना चाह रहे हैं, फ्लैट डिस्क लाइक, ये फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर है जिनके पास थाइलोकॉइड पाइल्स होते हैं। ये थाइलोकॉइड है, ये एक 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 थाइलोकॉइड है, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोल देते हैं। ग्रेना, ग्रेना, ग्रेन्स। भाई जब कई सारे ग्रेन्स, मतलब जो हमारी बहुत सारा गेहूँ है, जब वो साथ में बोरियों में भरा जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रेना इज़ लाइक द ग्रेन्स दैट आर स्टोर्ड इन बोरियाँ। तो ये जो थाइलोकॉइड है ये बोरियाँ हैं, जो कि एक और बड़ी बोरी जिसको ग्रेना बोल रहे हैं उसमें स्टोर्ड हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ग्रेना फॉर्म कर रहे हैं। भूल जाता है इंसान ये चीज़ कि थाइलोकॉइड जो है वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के द्वारा इंक्लोज होता है, और कई थाइलोकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइल होता जाता है जिससे ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रोमा है। ये जो अंदर भरा पड़ा है हरा 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 हरा, यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है। और जो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना में जा रहा होगा एक लैमिला के द्वारा, स्ट्रोमा से होता हुआ जा रहा है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रहा है, तो क्या इसका नाम स्ट्रोमा लैमिले होगा, स्ट्रोमा लैमिले होगा, जरूर होगा। स्ट्रोमा लैमिले ही इसका नाम होगा। बढ़िया, ठीक है। स्ट्रोमा लैमिले क्या है, दो ग्रेना को जोड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया ये देख के, एकदम आत्मा सी जाग गई। साइज जब कम हो जाता है और नंबर जब बढ़ जाता है, ये कोऑर्डिनेशन में बीट करते हैं।
जिनका साइज़ बड़ा होता है और नंबर में कम होते हैं, ये मोटिलिटी बढ़ाते हैं। अब समझते हैं इन दोनों के बारे में। सिलिया ऐसे छोटे छोटे एकदम ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ये हमारे ओर्स की तरह काम करते हैं, नाव की चप्पू की तरह काम करते हैं। इनका साइज़ बड़ा कम होता है, लेकिन ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों होते हैं, हज़ारों। इतने छोटे 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 हमारे बालों की तरह होते हैं। देखने में लगता है इनका कुछ काम नहीं है, लेकिन पानी के अंदर जब ये भीग जाते हैं तब इनके जो है काम समझ में आता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाते हैं सिलिया। और ये क्या करते हैं, ये अभी समझेंगे। ये मेनली एंकरेज के काम में आते हैं। और फ्लैजिला का तो भाई पता ही है, थोड़ी देर ऊपर पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे यूकैरियोट्स में किसके बने होंगे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होंगे। इन पे 9+2 अरेंजमेंट होता है। पेरीफेरल डबलेट्स मिल जाते हैं और सेंट्रल सिंगलेट्स मिल जाते हैं, जो कि सेंट्रल शीट के द्वारा अलाइंड होता है और इस शीट से रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे आ गई एक सेंट्रल शीट। इसको अब थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको अब थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होंगे, कई सारे डबलेट्स हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। और ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड होंगे, ऐसे होगा, 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 ऐसे होगा और ऐसे होगा। फिर ये ऐसे 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 और ऐसे। इसको एक फ्लैजिला समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गए, हमारे डबलेट हो गए। ये क्या हो गया, हमारे डबलेट्स हो गए। ये क्या हो गए, हमारे डबलेट्स हो गए। और ये क्या हो गए, ये इंटर डबलेट ब्रिज हो गया। ये क्या हो गया, इंटर डबलेट ब्रिज हो गया। ये क्या हो गए, ये हो गए रेडियल स्पोक्स। ये क्या हो गए, रेडियल स्पोक्स। बड़ी ही सुंदरता के साथ डायग्राम बनाया। ये क्या हो गई, ये हमारे अंदर हब हो गया और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास क्या है, ये एक सेंट्रल शीट आ गई ना, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी सेंट्रल शीट। तो यहाँ पे डायग्राम मिल गया। एक पेरीफेरल डबलेट हो गए, ये सारे के सारे पेरीफेरी पे पाए जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के, तो ये पेरीफेरल डबलेट्स हो गए। और जो बीच में एक सिंगलेट मिल रहा है, ये सेंट्रल शीट के द्वारा सराउंडेड है और सेंट्रल शीट से ये रेडियल स्पोक्स के द्वारा जुड़ रहा है। और ये जो डबलेट्स हैं, ये एक दूसरे से इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा जुड़ रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा कोर है, इसको जो ये पूरा का पूरा ये सेंटर का कोर है, इसको एक्सोनिम नाम दे दिया जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 3 बार PYQ आया है इससे, 3 बार। अगर कोई ये पूछना चाहे भाई किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है, तो जब PYQ आता है और वो पूरा सिलेबस करके नहीं जाता, तब उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है, क्योंकि वो पढ़ के भी पढ़ नहीं पाता। दे आर कवर्ड विद मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। और उनका जो कोर होता है उसको एक्सोनिम बोल देते हैं। बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलामेंट हुक बेस, फाइलामेंट हुक और बेसल बॉडी, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे, अभी फ्लैजिला थोड़ा ही ऊपर गया है। फाइलामेंट हुक और बेसल बॉडी, फाइलामेंट हुक और बेसल बॉडी, फाइलामेंट हुक और बेसल बॉडी। यार कहाँ चला गया, आई कहाँ चला गया, बच के कहाँ गया, गिरा। फाइलामेंट हुक और बेसल बॉडी। तो इसका जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा सेंट्रियोल जैसा होगा। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल पढ़ते हैं, ये क्या एनिमल सेल्स में ही मिलते हैं, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल जब जुड़ जाते हैं, मतलब मान लिया ये क्या हो गया, सेंट्रियोल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। और यहाँ पे जब ऐसा ही एक और सेंट्रियोल जो है जुड़ जाएगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसे क्या बोल देते हैं, इसे सेंट्रियोल बोल देते हैं। इवन हमारी NCERT के अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सेंट्रोजोम क्या है, जब 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अलाइन होकर ऐसे जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग सेंट्रोजोम बोल देते हैं, सेंट्रोजोम बोल देते हैं। अब सेंट्रियोल का कैसा स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। 9+0 अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट है। कैसे,
अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो यहाँ पे डबलेट्स हैं, मैंने बनाए नहीं ढंग से, लेकिन यहाँ पे 2 डबलेट होते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। इस वजह से अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 क्या आ गए, 9 मेरे को क्या देखने को मिले, डबलेट्स देखने को मिले, और बीच में एक सिंगल डबलेट आ गया, ठीक है, सेंट्रल सिग्नेट सराउंडेड बाय ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसके डबलेट्स हो गए और एक सिंगलेट हो गया। ये डबलेट्स कैसे हैं, यहाँ पे बीच में एक सिंगलेट आ जाता है, ठीक है। तो ये 9+2 का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 9+0 का अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक पेरिफेरल हब आ जाता है जिसमें ऐसा कोई भी सिंगलेट डबलेट नहीं होता है, ना तो कोई सिंगलेट है ना कोई डबलेट है, और यहाँ पे ट्रिपलेट आ जाते हैं। ट्रिपलेट किस तरीके से हैं, ट्रिपलेट इस तरीके से हैं कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, कौन से वाले, पेरिफेरल डबलेट्स वाले, ये कैसे, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ये यहाँ पे डबलेट्स नहीं होते, यहाँ पे ट्रिपलेट्स होते हैं। और ये जो हमारे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का, ये हमारे स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बेसल बॉडी और स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन क्या है भाई, साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइलामेंट्स है जो कि हमें शेप सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है यूकैरियोटिक सेल्स को। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाती है, बढ़िया तरीके से मार्क कर लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब सबसे छोटा, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, और माइक्रोट्यूब्यूल फाइलामेंट स्ट्रक्चर कैसा, पतला छोटा, इंटरमीडिएट बीच में आने वाला, और ट्यूब्यूल्स आर बिगर देन फाइलामेंट स्ट्रक्चर। तो माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट याद करने का तरीका हो गया। बाकी जैसी इंसान की श्रद्धा वैसे याद रखने का तरीका। माइक्रो बॉडीज़ की बात करते हैं, माइक्रो बॉडीज़, अब नाम को देखते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, बॉडीज़ मतलब बॉडी, तो जो हमारी प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, स्मॉल होती है, माइक्रो सब लिख रखा है, और सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, और इनके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। पेरोक्सीसोम इसका एग्जांपल है। जब हम लोग H2O2 मतलब हमारा क्या हो गया, इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होती है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, और ये पेरोक्सीडेज की उसमें प्रेजेंस में कैटलाइज हो जाते हैं, जिससे H2O+O मिल जाता है। ये क्या है, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में नेचुरली पढ़ते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन है और बहुत रिएक्टिव होती है। न्यूक्लियस और क्रोमोसोम क्या है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल देते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। इसे RRNA फैक्ट्री भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, RRNA फैक्ट्री भी बोल देते हैं। DNA प्लस RNA प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिला के न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। तो DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। यही न्यूक्लियो प्रोटीन जुड़ के क्या बना देता है, अभी ऊपर स्टडी कराता है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या नहीं, क्या है ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसका एक हिस्टोन ऑक्टामर के साथ न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, बहुत कुछ है। बट 11th क्लास के हिसाब से इतना ही है कि DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और प्रोटीन्स मिला के न्यूक्लियो प्रोटीन बना देते हैं। न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन होती है। तो 2 मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं बॉडी में, अगर इस बारे में पूछे तो एक तो न्यूक्लियस हो गया, एक हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये 3 स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। इंटरफेस क्रोमेटिन ये पैक करवाता है, क्रोमोसोम बनाता है, और फिर ये जो क्रोमोसोम है इसमें एक सेंट्रोमेयर हो जाता है। और ये कैसा होता है, इसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन में हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर जो होता है वो हमारे काइनेटोकोर्स के द्वारा सराउंड होता है, दोनों के दोनों छोरों पे। ये मैंने काइनेटोकोर भी बना दिया था। कुछ क्रोमोसोम के पास स्मॉल नॉन स्ट्रेनिंग रीजन होता है जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जैसे हम लोग सैटेलाइट भी बोल देते हैं। सैटेलाइट किस तरीके की होती है, ये जो मेरे पास वो है क्रोमोसोम है, जब इसके ऊपर कोई ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाए जो कि हमारी NCERT में ऐसा ही दिखा रखा है, तो ये क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है।
मेटासेंट्रिक सेंट्रोमेयर सेंटर पे होता है, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे होता है सेंटर से। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर होता है। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर होता है। मेटासेंट्रिक कैसा होता है, जब बीच में होता है। सब मेटासेंट्रिक जब थोड़ा दूर चला जाता है। एक्रोसेंट्रिक जब बहुत दूर चला जाता है। और टीलोसेंट्रिक कब होता है, जब एकदम छोर पे पहुंच जाते हैं, एकदम एंड पे। स्मॉल आर्म पी बनाते हैं और लॉन्ग आर्म क्यू बनाता है। मतलब स्मॉल आर्म को हम पी बोल देते हैं, लॉन्ग आर्म को हम क्यू बोल देते हैं। तो यहीं पे जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है विद इन वन थिंग। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दी, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, सेल का ओवरव्यू ले लिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। और यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम पूरा पढ़ लिया। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था, हर चीज़ के बारे में पढ़ा था, वैक्यूल के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। जानस ग्रीन के द्वारा क्यों स्टेन करते हैं ये बात मैंने नहीं बताई, बट इसका कलर इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का रिएक्शन शो करता है कि हमें इसे जानस ग्रीन के द्वारा ही स्टेन करना पड़ता है। प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था कि 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट। इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। एलायो के अंदर ऑयल बन रहा है तो ये ऑयल और हमारे फैट्स के लिए होगा। और अमाइलोप्लास्ट, आई लव स्टार्च, ये भर भर के जो समोसे खाते हैं, भर भर के जो पकोड़े खाते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टार्च होता है। तो अमाइलो प्लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, स्टार्च और स्टार्च। ल्यूरोप्लास्ट में अब बस प्रोटीन बचे तो बस दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। ग्रेना और थाइलकॉइड में डिफरेंस समझा था, थाइलकॉइड मेम्ब्रेन पर समझा था, और स्ट्रोमा लैमेले समझा था। सिलिया फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, और हमारे जो सेंट्रोजोम होता है उसके अंदर क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बीच का डिफरेंस समझाता है। यहाँ पे जो हमारा फाइलामेंट होता है हुक और बेसल बॉडी, तो जो बेसल बॉडी होती है उसका सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जैसा अरेंजमेंट होता है। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है, दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, इनके अंदर पेरोक्सिडेज एंजाइम्स मैच पाए जाते हैं। ये हमारा कैटलिसिस करवा देता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और इनके अंदर से स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। तो एक एग्जांपल है, पेरोक्सीजोम के अंदर पेरोक्सीडेस एंजाइम हो जाता है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं, फिर माइक्रोफिलामेंट आ जाते हैं। साइज़ के ग्रेडियंट में जब बात करते हैं, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की जब बात करते हैं, इसके बाद 2 मेम्ब्रेन है, जो 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है उसको पेन्यूक्लियस स्पेस बोल देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये साथ में न्यूक्लियोलस क्या हो गया, आरएनए फैक्ट्री हो गई। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन की जब बात करते हैं, ये क्या करवाता है, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर ये पैक करवा देता है क्रोमोसोम में, और बाकी सारी चीज़ें यार ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये चैप्टर डन हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड आई होप सो कि इसके बाद और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक।